देखो बेटा, क्लास शुरू करते हैं आज की। पर्क टीच कर रहा हूं मैं सैलरी के अंदर आपको। और जो मैंने पर्क आपको टीच करे उनकी एक बार अगर लिस्ट की बात कर लें किस ऑर्डर में मैंने आपको टीच किया था, तो पहला पर्क था रेंट फ्री अकोमोडेशन। फिर मैंने टीच किया था फ्री यूज ऑफ मोटर कार। उसके बाद टीच किया था मैंने सर्वेंट फैसिलिटी। फिर टीच किया था गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। फिर टीच किया था एजुकेशन फैसिलिटी। उसके बाद मैंने बताया अगर एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर ने पे किया हुआ है तो वो फुली टैक्सेबल होगा। और फाइनली मैंने आखिरी पर्क टीच किया था स्वेट इक्विटी शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे आपको करने के लिए मेरे ख्याल से। याद दिलाना कौन सा क्वेश्चन दिया था। सर 19 20 22। 19 20 22। हाँ, 19 क्वेश्चन का आंसर लिखो चैट बॉक्स में बेटा। मैं शुरू करता हूं, सब लोग 19 क्वेश्चन का आंसर लिखो चैट बॉक्स में। मैं स्टार्ट करता हूं। 12 6 लाख रुपए। डियरनेस अलाउंस 50% ऑफ बेसिक सैलरी, तो ये हो जाएगा 3 लाख रुपीज। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। सर 3200 रुपये का एग्जम्पशन कब मिलता है, जब वो ब्लाइंड होगा, ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड होगा या डेफ एंड डम्ब होगा, अदरवाइज मिलेगा फुली टैक्सेबल हो जाएगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन बाद में करेंगे। पहले गार्डनर और वॉचमैन की सैलरी देख लेते हैं। 2000 रुपये इंटू 12 और प्लस ऐड कर देते हैं 1800 इंटू 12, तो 24,000 और 21,600। कैलसी निकाल लेता हूं एक बार। 1800 इंटू 12 21,600 प्लस 24,000, 45,600 सर्वेंट का हो गया। इसके बाद कंपनी ने इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स को रीइंबर्स किया 8200 प्लस 3500। 8200 प्लस 3500 11,700। इसके बाद उसकी डॉटर स्कूल में पढ़ती है, पेड बाय एम्प्लॉयर। तो मतलब इसका जो स्कूल था वो बॉस का नहीं था। अगर बॉस का स्कूल होता तो लैंग्वेज में लिखा होता एजुकेशन कॉस्ट इन ए सिमिलर स्कूल इन नियर बाई लोकेलिटी। यहाँ पे लिखा हुआ है पेड बाय एम्प्लॉयर, तो ये फुली टैक्सेबल होता है। तो 900 इंटू 12 10,800, ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा बेटा। इसके बाद रिफ्रेशर कोर्स पे खर्च किए थे। ये रिफ्रेशर कोर्स मैंने बताया ऑफिशियल पर्पज से होता है तो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। कार दी गई है पर्सनल एज वेल ऑफिशियल पर्पज से, विद ड्राइवर दी गई है, 1200 सीसी की कार है। और खर्चा मिस्टर एक्स ने खुद किया हुआ है। मिस्टर एक्स ने खुद, और कार बॉस की थी क्योंकि प्रोवर्ड वर्ड लिखा हुआ है। तो 600 रुपये तो कार के टैक्सेबल हो जाएंगे और प्लस 900 रुपये ड्राइवर के हो जाएंगे इंटू 12, तो ये 18,000 रुपये निकल के आ जाएगा। 600 रुपये क्योंकि 1600 सीसी से कम की है, तो 600 रुपये कार का, 900 रुपये ड्राइवर का, 1500 इंटू 12 18,000। अब रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए सैलरी और देख लेते हैं। तो बेसिक सैलरी 3 लाख रुपीज हो जाएगी बेटा। डीए 60% फॉर्मिंग था, तो डीए कितना दे रखा है बेटा यहाँ पे 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए का 60%, 1,80,000 रुपये डीए हो गया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस बेटा 24,000 रुपये आ गया। तो ये केवल 3 चीजें आएंगी, तो इनका टोटल कर लेते हैं 3 लाख और 1,80,000। बेसिक सैलरी 6 लाख रुपीज है, 6 लाख रुपए है और एक 80 है, तो 7,80,000 रुपये। तो ये हो गया बेटा प्लस 24,000, तो ये हो गया 8,04,000। जब हायर्ड बाय एम्प्लॉयर होता है तो पॉपुलेशन सेकेंडरी हो जाती है, हमेशा 15% से कंपैरिजन करते हैं। तो इंटू 15% ये हो जाएगा 1,20,600। और हायर चार्जेस जो कि दे रखी हैं 8,000 रुपीज पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 96,000। इन दोनों में लोअर ले लेंगे तो रेंट फ्री अकोमोडेशन का आ जाएगा 96,000। तो इन सब का टोटल कर लेते हैं। 6 लाख रुपए मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये 6 लाख रुपए प्लस ऐड कर दिया उसके अंदर 3 लाख रुपीज, फिर उसके अंदर ऐड कर दिया 24,000, फिर ऐड कर दिया 96,000, फिर ऐड कर दिया 45
600, फिर ऐड कर दिया 11,700, फिर ऐड कर दिया 10,800 और फिर ऐड कर दिया 18,000। तो ये टोटल निकल के आ जाएगा बेटा 10,65,100। इसमें से 50,000 रुपये माइनस कर देंगे। 10,15,100 इज द राइट आंसर। 10,15,100 रुपये। तो हो सकता है मेरे उसमें टोटलिंग में मिस्टेक हो बेटा। सब बच्चों का आंसर अगर सही आ रहा है तो मुझसे गलती डेफिनेटली पॉसिबल है। 6 लाख प्लस 3 लाख प्लस 24,000 प्लस 96,000 प्लस 45,600 प्लस 11,700 प्लस 10,800 प्लस 18,000। 11,06,100 आ रहा है बेटा। 11,06,100 और इसमें से माइनस कर देते हैं 50,000 तो 10,56,100। 10,56,100 इज द राइट आंसर। 20th का आंसर पोस्ट करो। मैं 20th शुरू कर रहा हूं। 20th का आंसर पोस्ट करो। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। 35,000 रुपीज बेसिक सैलरी है इंटू 12 तो ये हो जाएगा 360 और 60 4,20,000 रुपये। एकोमोडेशन बाद में करेंगे, पहले डीए देख लेते हैं। 12,000 इंटू 12 1,44,000 रुपये। हॉस्टल अलाउंस इसमें से पहले 300 रुपये माइनस कर देते हैं और फिर 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 650 में से माइनस कर दिए हमने 300 रुपये और इंटू 12 कर दिया तो 4,200 रुपीज बेटा ये आ गया। एंटरटेनमेंट अलाउंस इंटू 12 8,400 हो गया। रीइंबर्समेंट ऑफ गैस बिल्स फुली टैक्सेबल होता है तो 10,000 रुपये बेटा ये कर दिया। सर्वेंट फैसिलिटी फुली टैक्सेबल होगी तो 18,000 रुपये बेटा ये कर दिया। उसके बाद टीवी दिया गया है जिसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी 24,000 रुपये विद एकोमोडेशन। द एम्प्लॉयर रिकवर 500 ऑन अकाउंट ऑफ एकोमोडेशन। तो क्योंकि ये आरएफए का पॉइंट है इसलिए थोड़ी देर में करेंगे, पहले कार को निपटा देते हैं। उसके पास कार है, ही हैज ए कार। खर्चा किसने किया था, बॉस ने किया था। 60,000 रुपये बॉस ने रिकवर करे थे। तो कार का मैं यहाँ नीचे करके यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। कार का मैं 60,000 और यहां से हम माइनस कर देंगे 1,800 इंटू 12 और फिर माइनस कर देंगे 500 इंटू 12। पहले तो वैल्यूशन निकाल लेते हैं क्योंकि उसकी कार थी और खर्चा बॉस ने किया था दोनों पर्पज के लिए। तो पूरे खर्चे में से छोटी कार का 1,800 माइनस कर देंगे। फिर क्योंकि बॉस ने 500 रुपये रिकवर करे तो जैसे एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट था ये बन गया कार एट कंसेशनल रेट। तो पहले तो 60,000 रुपये लिख लिया, इसमें से माइनस कर दिया 21,600 और फिर माइनस कर दिया इसमें से 6,000 रुपये। तो कार का निकल के आ गया 32,400 रुपये। सर कोई भी अकोमोडेशन कंसेशन रेट पे हो सकता है? हाँ बेटा, कोई सा भी पर्क कंसेशन रेट पे हो सकता है। बॉस जब भी किसी पर्क को आपसे रिकवर करेगा तो वो कंसेशन रेट पे हो जाएगा और जितना भी अमाउंट रिकवर किया गया होगा उसको माइनस कर दिया जाएगा। एजुकेशन फीस ऑफ हिज डॉटर रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर तो 800 इंटू 12 ये फुली टैक्सेबल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 9,600 रुपीज। अब बस केवल बचता है हमारे पास आरएफए। तो आरएफए 1 अक्टूबर से दिया गया है तो पहले सैलरी निकाल लेते हैं। 4,20,000 रुपये तो सैलरी ये हो गई। डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग दे रखा है तो 1,44,000 रुपये लिख लिया। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस दे रखा है आपके लिए 4,200 रुपये। एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रखा है 8,400 रुपीज और जो भी टोटल निकल के आएगा इसका 6/12 कर दिया जाएगा। ये 6 महीने के लिए दिया गया था। तो 4,20,000 रुपये तो बेटा ये लिख लिया। 1,44,000 ये लिख लिया। 4,200 ये कर दिया और 8,400 ये कर दिया और ये जो निकल के आया इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये निकल के आ गया 288,300। ये 6 महीने की सैलरी निकल के आ गई। अब ओन्ड बाई है और दिल्ली में है तो इसका 15% निकाल देते हैं बेटा। तो इसका 15% निकाल देते हैं इंटू 15%, ये आ गया 43,245। तो अब ये आरएफए का हो गया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम लोग फर्नीचर। उसको एक टीवी दिया गया था ओन्ड बाई एम्प्लॉयर, इसकी कॉस्ट 24,000 रुपये थी तो 10% हो गया 2,400
और इसका भी 6/12 कर देंगे। एक साल का डेप्रिसिएशन 2400 रुपये था और एकोमोडेशन के साथ दिया गया है, और एकोमोडेशन दिया गया अक्टूबर से, इसका डेप्रिसिएशन भी तो आधा होगा, तो इसको 1200 रुपये ऐड कर देंगे। तो इसमें 1200 रुपये और ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 44,445। अब 44,445 में बॉस ने 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से 6,000 रुपये रिकवर कर लिए, तो यहाँ से 6,000 रुपये को माइनस कर देते हैं, इसमें से 6,000 रुपये को माइनस कर देते हैं, तो आरएफए का जो वैल्यूशन निकल के आ जाएगा 38,445 रुपये निकल के आ जाएगा। एक बार दोबारा से फिर लुक सुन लो। सर ये 500 इंटू 12 6,000 क्यों करा इसका? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यहाँ पे 3,000 रुपये माइनस होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब जो रिकवर किया गया है वो रिकवर किया गया है 500 रुपये पर मंथ, तो वो भी तो 6 महीने के लिए रिकवर किया गया होगा, तो यहाँ से केवल 3,000 रुपये माइनस किया जाएगा। देखो बच्चे गलती करें तो करें, टीचर का दिमाग भी कई बार क्या होता है, काम नहीं करता है। 44,445, इसमें से केवल 3,000। विकास साहब वेरी गुड बेटा, इसका मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, वेरी गुड। कभी कभी बहक जाते हो बस केवल आप, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है आपका। 41 बातें बहुत करते हो अगल बगल वालों से आप, बस केवल 41,445 रुपये। तो 3,000 रुपये की रिकवरी होगी, क्योंकि अगर 500 रुपये पर मंथ रिकवर किया गया तो रिकवर भी तो केवल 6 महीने के लिए किया गया होगा, तो 3,000 रुपये माइनस करेंगे, 41,445 रुपये निकल के आएगा। इसमें 4,20,000 रुपये के लिए ऐड कर दिया, फिर ऐड कर दिया 1,44,000, फिर इसके बाद ऐड कर दिया 4,200, फिर इसके बाद ऐड कर दिया 8,400, फिर इसके बाद ऐड कर दिया 10,000 रुपये, फिर इसके बाद ऐड कर दिया 18,000, फिर इसके बाद ऐड कर दिया 32,400, फिर इसके बाद ऐड कर दिया 9,600। मेरा टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 6,88,045। मेरा टोटल आ रहा है 6,88,045। इसमें से 50,000 रुपये माइनस कर देंगे। सर एंटरटेनमेंट अलाउंस माइनस नहीं करोगे, एसबीटीसी प्राइवेट लिमिटेड है, माइनस तभी करते हैं जब वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, तो 50 यहां से माइनस कर देंगे, 6,38,045 रुपीज, एंड दिस इज द राइट आंसर। 6,38,045 रुपये इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन जितने करोगे उतना बेनिफिट होगा। वेरी गुड बेटा, सैलरी तो आपका यहीं पे पूरा हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। 10 ईयर्स और कर लेना बाद में। 22 क्वेश्चन नंबर मैंने और दिया था, इसके तो बेटा 5 आंसर्स होंगे तो तुम लिख नहीं पाओगे, तो मैं पहले कर लेता हूं, उसके बाद कोई किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, सॉल्व मैं ही कर देता हूं। लीज पे लिया गया है तो पॉपुलेशन से मतलब ही खत्म हो गया, और 5,000 रुपये पर मंथ रिकवर्ड किए गए हैं, सैलरी से ही रिकवर कर लिए गए थे। सैलरी 10 लाख रुपए है, तो पहले 10 लाख रुपए का निकाल लेते हैं 15%, वो निकल के आ जाएगा 1,50,000 रुपये। और लीज दे रखा है 15,000 रुपये पर मंथ, तो 15,000 इंटू 12 ये हो जाएगा 1,80,000। तो इन दोनों में छोटा देखेंगे वो आ जाएगा 1,50,000। और रिकवर कितना किया गया था, 60,000 रुपये को रिकवर किया गया है, तो टैक्सेबल वैल्यूशन आ जाएगा 90,000 रुपये। दोबारा सुनो, कंपनी ने लीज पे लिया और रेंट पे किया 15,000 रुपये पर मंथ, और सैलरी आरएफए के लिए दे रखी है 10 लाख। जब भी लीज पे लेते हो तो 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस, तो 10 लाख का 15% 1,50,000 रुपये, और हायर चार्जेस दे रखे हैं 15,000 इंटू 12 180, लोअर हो गया 1,50,000 रुपये। अब जो रिकवर किया गया 5,000 रुपये इंटू 12 60,000 रुपये माइनस कर देंगे, और टैक्सेबल वैल्यूशन निकल के आ जाएगा 60,000 रुपीज। ये पहला आपका हो गया। फर्नीचर दिया गया था, नो अमाउंट इज रिकवर्ड, हायर चार्जेस दे रखे हैं, तो फर्नीचर के रेस्पेक्ट में टैक्सेबल वैल्यूशन हो जाएगा 36,000 रुपीज का। अगर फर्नीचर किराए पे दिया जाता है तो जो भी हायर चार्जेस होते हैं 3,000 इंटू 12 दैट इज 36,000 रुपीज। स्मॉल कार दे रखी है, स्मॉल कार का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू 1600 सीसी, इसलिए इसको 1600 सीसी मान के सॉल्व करेंगे। उसने कंपनी को दी, तो गिवन टू मिस्टर वाई, मतलब जो कार है वो ओनर की है, विच इज ओन्ड बाई एक्स लिमिटेड, दे भी रखा है, यूज की गई है दोनों पर्पजेस से, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो भी एम्प्लॉयर ने पे करे हैं। ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द शॉफर, उसके लिए ड्राइवर भी दिया गया था। तो 1800 इंटू 12 तो ये हो जाएगा 21,600, ये कर दिया, और 900 इंटू 12 ऐड कर देंगे, 10,800 और ऐड कर दिया जाएगा इसके अंदर।
तो आपके लिए ये हो जाएगा 35,000 नहीं 32,400 32,400 टैक्सेबल वैल्यूशन हो जाएगा। कार का 21,600 हो जाएगा और ड्राइवर का 900 इंटू बार 10,800 हो जाएगा और ये हो जाएगा 32,400। इसके बाद उसको 1000 स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए गए थे, 2,000 रुपए पर शेयर के हिसाब से दिए गए थे और एफएमबी चल रही थी 300 रुपए, जिस डेट पे उसने एक्साइज को ऑन द डेट ऑफ एक्साइज ऑफ द ऑप्शन बाय द एलओटी, तो उसने ऑप्शन को एक्साइज किया था उसी डेट पे हम एफएमबी देखते हैं 300 रुपए था और 200 रुपए के हिसाब से दिए गए 100 रुपए पर शेयर का बेनिफिट हुआ और 1,000 शेयर्स थे तो उसको 1,00,000 रुपए का बेनिफिट हो गया। इस पर का वैल्यूशन आ जाएगा 1,00,000 रुपए। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फुली टैक्सेबल होता है तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यूशन निकल के आ जाएगा 8,000 रुपए। जितने भी आंसर्स है मैं हाईलाइट करता हूँ। दूसरा आंसर 36,000 होगा, 32,400 होगा, 1,00,000 रुपए होगा और 8,000 रुपए होगा। अगर किसी का आंसर मैच नहीं कर रहा था तो मुझसे पूछ लो, मैच कर रहा था तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर किसी का कोई आंसर मैच नहीं कर रहा था या किसी को डाउट था किसी टॉपिक में तो मुझसे पूछ लो बेटा। ठीक है, मैं लास्ट क्लास में टीच कर रहा था स्वेट इक्विटी शेयर्स और स्वेट इक्विटी शेयर्स के बाद दो बहुत शानदार पर्क टीच करूंगा। एक को कहा जाता है मेडिकल फैसिलिटी और एक को कहा जाता है लीव ट्रेवल कंसेशन। लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में या स्पेसिफाइड इक्विटी शेयर्स के बारे में एक छोटी सी बात मैं आपके संग और डिस्कस कर लूं और यहां पे मैंने लिखा स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। क्या बताया था मैंने कहा था 3 डेट्स दे रखी होंगी। एक तो ऑफर की डेट होगी जिस दिन उसको ऑप्शन दिया गया होगा, एक उसने ऑफर को एक्सरसाइज किया होगा, ये वाली डेट दे रखी होगी, और एक अलॉटमेंट वाली डेट दे रखी होगी जिस दिन शेयर्स के लिए अलॉट किया गया। तो मैंने आपसे कहा कि प्रीवियस ईयर कौन सा देखेंगे, प्रीवियस ईयर ये वाला देखेंगे, जिस ईयर में अलॉट किया गया था वो वाला देखेंगे। और मैंने कहा एफएमबी कौन सा देखेंगे, इस समय उसने अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया था, एफएमबी ये वाली देखेंगे। बस ये दो बात ध्यान रख लेना। आपकी जब चीज हुई तब आप टैक्स पे करोगे और आपको कब अलॉटमेंट हुआ उसके हिसाब से हम निकालेंगे किस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा और किस वैल्यू की आपको चीज मिली। तो जिस दिन आपने अपने राइट को एक्सरसाइज किया था उस डेट पे जो एफएमबी चल रही होगी उस एफएमबी के लिए माना जाएगा। मैंने आपसे कहा बेटा ये सीख लेते हैं एफएमबी कैसे निकालेंगे, तो सर आपने सिखा तो दिया था। मैंने कहा था अगर लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो हैं, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का आपका एवरेज निकल के आएगा उसको बोला जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू। वैसे तो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन मैंने यहां करवाया था इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बेस्ट क्वेश्चन है। इस डेट पे ऑफर दिया गया था, इस डेट पे अलॉटमेंट किया गया था और बीच वाली डेट पे उसने अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया था। तो ये जो ओपनिंग वैल्यू दे रखी थी 10145 और क्लोजिंग वैल्यू दे रखी थी 1005, इसमें से 2 से डिवाइड कर देंगे और ये बन जाएगी आपके लिए फेयर मार्केट वैल्यू और इसके बेस पे हमने टैक्सेबल वैल्यूशन निकाला था। तो पहला पैराग्राफ मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन क्या पता क्या आ जाए पेपर के अंदर, जो भी सिलेबस में कुछ भी आ सकता है। तो मेरा तो सिद्धांत यही रहा है कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो अगर शेयर्स एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हैं, मोर देन वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि एनएसई के अंदर भी लिस्टेड था और बीएसई के अंदर भी लिस्टेड था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों जगह लिस्टेड था। तो जो हम ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का एवरेज लेंगे वो एनएसई का लेंगे या बीएसई का लेंगे, दोनों के प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस हमेशा रहता है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे जहां पे हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड किया होगा, जहां पे ज्यादा ट्रेडिंग हुई होगी, उस एक्सचेंज का प्राइस लिया जाएगा। तो where on the date of exercising of the option the shares is listed on more than one stock exchange, the FMB shall be the average of the opening price and the closing price of the share on the recognized stock exchange which records the highest volume of trading in the share। तो जिसमें ज्यादा ट्रेडिंग हुई होगी, वॉल्यूम जिसके शेयर ज्यादा बिके गए होंगे जिस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो वॉल्यूम लिखा हुआ आता है। अगर कभी आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया हुआ है
तो आप अपने ऐप को खोलना, और नहीं भी किया हुआ है तो ऐप तो कोई भी खोल के देख सकते हो, तो देखना लिखा हुआ आएगा कितने शेयर्स की ट्रेडिंग हुई थी, वॉल्यूम कितना था लिखा हुआ आएगा। तो जहां पे ज्यादा ट्रेडिंग हुई थी उस स्टॉक एक्सचेंज की ओपनिंग या क्लोजिंग दे रखी होगी। ये बस इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अगर एमसीक्यू आ गया तो 2 नंबर कम से कम आपके लिए मिल जाए, अगर प्रैक्टिकल आया तो वैसा ही आएगा जैसे मैंने लास्ट क्लास में करवाया था। फिर यहां पे आता है, अगर जिस दिन आपने अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया था, जिस दिन की एफएमबी लेनी थी, उस दिन ट्रेडिंग ही नहीं होती है किसी भी तरीके की, कोई ट्रेडिंग ही नहीं होती है उस दिन किसी भी तरीके की, ना कोई खरीदने वाला ना कोई बेचने वाला। सर ऐसा होता है? हाँ, खूब होता है शेयर्स में। किसी भी शेयर्स के बारे में नेगेटिव न्यूज अगर आती है तो किसी तरीके की ट्रेडिंग ही नहीं होती है, लोग खरीदने को तैयार ही नहीं होते हैं शेयर्स उन कंपनीज के। एक बार ऐसे हुआ था, मेरे पास एक कंपनी थी पिनकॉन, उसके बारे में नेगेटिव न्यूज आ गई थी, उसका जो वो था डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसको उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। शेल कंपनीज बना के वो फंड को यहां से वहां ट्रांसफर करता था। मनोरंजन रॉय नाम था उसका मेरे ख्याल से। आप डालोगे पिनकॉन मनोरंजन रॉय तो आपको ये सारी डिटेल्स मिलेंगी जो मैं बता रहा हूँ। तो मैंने फिर इसको, मुझे पता चलता 3-4 दिन बीत गए, मैं इतना इतना बिजी था, मैंने न्यूज ही नहीं देखी। फिर मैंने कहा कोई खरीद ले, किसी ने मेरे शेयर्स को खरीदा ही नहीं उसके बाद। तो जिस दिन आपने अपने राइट को एक्सरसाइज किया उस दिन ट्रेडिंग ही नहीं होती है। तो हम क्या देखेंगे? तो हम पहले देखेंगे एनएसई में लिस्टेड था, हम ये मान लेते हैं एक ही के अंदर लिस्टेड था, तो द क्लोजिंग प्राइस, अब हम एवरेज नहीं देखेंगे, हम क्लोजिंग प्राइस देखेंगे, ऑफ द शेयर ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन ए डेट क्लोजेस्ट टू द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ द ऑप्शन, और लिखा हुआ है इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच डेट। तो सपोज करते हैं आपने 25 अक्टूबर को अपने राइट को एक्सरसाइज किया, इस दिन ट्रेडिंग नहीं होती है, इससे पहले चलो क्या 24 को ट्रेडिंग हुई थी? आंसर मिला नो, ट्रेडिंग नहीं हुई थी। तो 23 को चलो, 23 अक्टूबर को ट्रेडिंग हुई थी, यस, तो 23 तारीख को जो क्लोजिंग प्राइस होगा उसको एफएमबी मान लेंगे। और बच्चे कहते हैं सर अगर 22 अक्टूबर को भी ट्रेडिंग हुई थी तो कौन सा लेंगे? क्योंकि इमीडिएटली प्रीसीडिंग लिखा हुआ है, तो इमीडिएटली वर्ल्ड भी तो लिखा हुआ है, तो हम इमीडिएटली प्रीसीडिंग में तो 23 आएगा, 22 नहीं आएगा। हाँ, जो सबसे आखिरी बार ट्रेडिंग हुई थी तो 22 को छोड़ दो, एक एक करके पीछे चलो। 24 को ट्रेडिंग हुई होती तो 24 का क्लोजिंग प्राइस ले लेते, 23 को हुई तो 23 का ले लिया, 23 को नहीं हुई थी 22 का जो आखिरी बार ट्रेडिंग हुई थी, और उस समय जब जो क्लोजिंग प्राइस रहा होगा उसको एफएमबी माना जाएगा। प्रैक्टिकल किसी भी कॉस्ट पे नहीं आएगा, केवल एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से टीच कर रहा हूं। अच्छा सर अगर ये बताओ कि वो एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड था, वो एनएसई के अंदर भी लिस्टेड था और वो बीएसई के अंदर भी लिस्टेड था, तो अब किसका क्लोजिंग प्राइस लेंगे? तो जिस दिन, अब सपोज करते हैं 24 तारीख को दोनों में ट्रेडिंग नहीं हुई थी और 23 तारीख को दोनों में ट्रेडिंग हुई थी, तो जहां पे हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड करे होंगे उस स्टॉक एक्सचेंज का जो भी क्लोजिंग प्राइस होगा, तो क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विच रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द ट्रेडिंग इन सच शेयर्स, if the closing date or the date closest to the date of exercise of the option immediately preceding such date is recorded on more than one recognized stock exchange। तो एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में अगर लिस्टेड था तो जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट पे अगर एक से ज्यादा जगह लिस्टेड था, तो जहां पे हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड किए होंगे वहां की जो क्लोजिंग प्राइस रहा होगा उसके लिए मान लिया जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू। तो एक बार मैं इन चारों बातों को दोबारा बोल देता हूं। सबसे पहले तो हम ये मानते हैं एक ही जगह लिस्टेड था और जिस दिन उसने अपने राइट को एक्सरसाइज किया उस दिन ट्रेडिंग हुई थी, तो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस का जो एवरेज होगा वो ले लिया जाएगा। जिस दिन उसने अपने राइट को एक्सरसाइज किया उस दिन 2 या 2 से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड था, तो जिस स्टॉक एक्सचेंज में हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड किया होगा उसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग की रही होगी उसके लिए हम बोल देंगे फेयर मार्केट वैल्यू। लेकिन अगर जिस डेट पे उसने अपने राइट को एक्सरसाइज किया था, मतलब जिस डेट पे एफएमबी लेनी चाहिए थी, उस डेट पे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग ही नहीं होती है, तो हम इमीडिएटली प्रीसीडिंग देखेंगे कब ट्रेडिंग हुई थी। और इमीडिएटली प्रीसीडिंग जब भी आखिरी बार ट्रेडिंग हुई थी तो केवल एक ही स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हुई थी, एक ही स्टॉक एक्सचेंज के अंदर।
तो उस स्टॉक एक्सचेंज का जो भी क्लोजिंग प्राइस होगा उसको मान लिया जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू। लेकिन इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट पे जब आखिरी बार ट्रेडिंग हुई थी तो एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर ट्रेडिंग हुई थी, तो उस केस में जिस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड किया गया था उसकी जो क्लोजिंग वैल्यू होगी उसके लिए माना जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू। आने के चांसेस बहुत रेयर, बहुत कम, बहुत ही सेफर साइड में टीच कर रहा हूं। जो आने वाली चीज थी वो तो मैंने लास्ट क्लास में टीच कर दी थी। और अगर शेयर्स लिस्टेड थे ही नहीं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ये तो आ ही नहीं सकता है पेपर में, इम्पॉसिबल। तो फिर उस केस में मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, इनका काम ही होता है वैल्यूएशन करना, वैल्यूएशन निकालना। तो उनकी हेल्प ली जाएगी और वो जो भी वैल्यू निकाल के देंगे उसको एफएमबी माना जाएगा। जब लिस्टेड ही नहीं है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तो हमें कैसे पता चला कि मार्केट में कितने की ट्रेड होना चाहिए? स्टॉक एक्सचेंज में तो हमें पता होता है, हर ट्रेडिंग का प्राइस वहां पे शो हो रहा होता है, तो हमें पता होता है कि मार्केट में कितना मार्केट चल रहा है प्राइस। लेकिन अगर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड ही नहीं है तो हमें क्या पता ये मार्केट में कितने का बिकना चाहिए? तो फिर जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स आपको सिखाया गया होगा अकाउंटेंसी के अंदर, तो हम मर्चेंट बैंकर की हेल्प लेंगे, जो पूरी स्थिति बैलेंस शीट वगैरह को देखने के बाद ये पता लगाएंगे कि इस शेयर्स की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, उसको माना जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू। तो अब देखा जाए दो ही बड़े फर्क बचे हुए हैं, एक को कहा जाता है मेडिकल फैसिलिटी और एक के लिए कहा जाता है आपके लिए लीव ट्रैवल कंसेशन। तो पहले मैं टीच करूंगा इसके अंदर मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी, जैसे कि मैं सबका रूल बताते हुए चल रहा हूं आपको, सबका रूल क्या होगा। मैंने कहा जैसे कि आरएफए का 3-1 होगा, कार का 3-2 होगा, सर्वेंट का 3-3 होगा, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर का 3-4 होगा, एजुकेशन का 3-5 होगा। मैंने कहा था जो लाइफ इंश्योरेंस है वो 17-2 में ही दे रखा है, उसका कोई भी रूल नहीं होता है। स्टैट्यूटरी शेयर्स का मैंने 3-8 और 3-9 बोला था। ये रूल में नहीं है, ये सेक्शन में ही दे रखा है। अगर लिखने का बहुत मन हो तो प्रोवाइजो टू सेक्शन 17 सब सेक्शन 2, जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 पर्क का सेक्शन है, उसी के प्रोवाइजो के अंदर। प्रोवाइजो क्या होता है मैंने कितनी बार बताया हुआ है, जब भी कोई पैराग्राफ प्रोवाइडेड दैट से शुरू होता है उसको कहा जाता है प्रोवाइजो। तो मेडिकल फैसिलिटी का कोई भी रूल नहीं है, सेक्शन 17(2) में ही इसका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट दे रखा है। जहां पे मेडिकल फैसिलिटी के नाम से ऑप्शन है, प्रोवाइजो है, वहां दे रखा है। पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा, बहुत सीरियसली करने की रिक्वायरमेंट है। तो अगर ट्रीटमेंट दिया गया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, अगर हॉस्पिटल ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, या फिर कोई अदर केस है, ना तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और ना आपके लिए ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, तो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो ये हमेशा नॉन टैक्सेबल होता है। सरकार मेडिकल फैसिलिटी पर टैक्स लेना ही नहीं चाहती है। सरकार हमेशा ये चाहती है मेडिकल फैसिलिटी एग्जेम्प्ट रहे। किसी को भी इलाज मिलना उसकी बेसिक नेसेसिटी होती है और बेसिक नेसेसिटी पे सरकार को टैक्स नहीं चाहिए। अगर ओन्ड बाय गवर्नमेंट या ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तब भी सरकार कहती है नॉन टैक्सेबल। अगर बॉस ने आपका इलाज अपने ही हॉस्पिटल में करवा दिया, बहुत सारे एम्प्लॉयर के अपने हॉस्पिटल्स होते हैं और वहां आपको इलाज मिल रहा है, सरकार कहती है ये तो ड्यूटी है एम्प्लॉयर की, जब आप उसके यहाँ काम कर रहे हो तो आपका स्वस्थ रहना उसके लिए भी जरूरी है और वो आपका इलाज करवा रहा है तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ये नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी और हॉस्पिटल में आपका इलाज वो करवाता है, जैसे अपोलो में इलाज करवा दिया गया और फीस पे कर दी, वो जो भी हॉस्पिटल के चार्जेस थे वो सीधे एम्प्लॉयर ने पे कर दिए। अगर मैक्स हॉस्पिटल में इलाज करवाया गया और जो चार्जेस थे वो सीधे किसने पे कर दिए, एम्प्लॉयर ने पे कर दिए, तो सरकार इसको कर देती है फुली टैक्सेबल। सर अभी अभी तो आपने कहा सरकार चाहती नहीं है किसी भी तरीके का टैक्स लेना, फिर अभी आप यहाँ ले रहे हो फुली टैक्सेबल ले रहे हो। इस बात को मैं थोड़ी देर में डिफाइन करूंगा, पहले नीचे एक नोट लिख लूं तब मैं इस बात के लिए डिफाइन करूंगा। और मैंने यहां पे लिखा ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज स्पेसिफाइड अंडर रूल 3A नॉन टैक्सेबल।
रूल 3A के अंदर कुछ बीमारियों के नाम दे रखी हैं और मैं अदर्स के नीचे लिख रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट तो वैसे ही नॉन टैक्सेबल है, ओन तो वैसे ही नॉन टैक्सेबल है, तो अदर्स के नीचे लिखने में फायदा है। अगर किसी भी हॉस्पिटल के अंदर तुम उन बीमारियों का इलाज आपका एम्प्लॉयर करवा देता है जो रूल 3A में लिखी हुई, सर रूल 3A में कौन सी बीमारी लिखी है आपको उनके नाम याद नहीं करने हैं, लेकिन बस आपके इंटरेस्ट के लिए मैं दिखाना चाहूंगा कौन कौन से नाम लिखे हुए हैं। तो मैं एक्ट को ओपन करके दिखाता हूं रूल 3A में कौन कौन से नाम लिखे हुए हैं, तब मैं अपनी बात को आपको कन्विंस कर पाऊंगा प्रॉपर तरीके से। जब भी मैं कोई वेब पेज ओपन करता हूं तो वो रिकॉर्ड नहीं होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं लगा दूंगा, स्क्रीनशॉट डायरेक्टली लगवा दूंगा एडिटिंग के अंदर। तो जो बच्चों ने अभी नहीं देख रहे हैं बाद में देखेंगे उनको भी समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहां पे रूल नंबर डाल दिया रूल 3A, यहां पे मैंने लिखा 3A। देखो 3A का हेडिंग देखो, पहले तो एग्जम्पशन ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स फ्रॉम परकेज वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड डिजीज। प्रिस्क्राइब्ड डिजीज क्या लिखा है? प्रिस्क्राइब्ड डिजीज। तो देखते हैं कौन कौन सी डिजीज दे रखी हैं। तो कौन कौन सी डिजीज दे रखी हैं, तो देखो इनके नाम यहां पे दे रखे हैं, ये दे रखी हैं कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, डिजीज और एलिमेंट ऑफ द हार्ट, ब्लड, लिम्फ ग्लैंड्स, बोन मैरो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, लिवर, गॉल ब्लैडर, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्रिन ग्लैंड्स और द स्किन रिक्वायरिंग सर्जिकल ऑपरेशन। रिक्वायरिंग सर्जिकल ऑपरेशन, एंड में लिखा है रिक्वायरिंग सर्जिकल ऑपरेशंस। डिजीज ऑफ द आई, ईयर, नोज और थ्रोट रिक्वायरिंग सर्जिकल ऑपरेशंस। फ्रैक्चर इन द पार्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम और द डिसलोकेशन ऑफ द वर्टिब्रा रिक्वायरिंग सर्जिकल ऑपरेशन और द ऑर्थोपेडिकल ट्रीटमेंट। गायनेकोलॉजिकल और ऑब्स्टेट्रिक एलिमेंट और डिजीज रिक्वायरिंग सर्जिकल ऑपरेशंस। ये सारे के सारे जो लिखे हुए हैं सब में जनरली क्या लिखा हुआ है कि आपको बीमारी होनी चाहिए तो सर्जिकल अगर होगा ऑपरेशन। इसके बाद लिखा हुआ जो डी में लिखा हुआ था, डी में लिखा हुआ नहीं, एच वाला पढ़ो, डिजीज ऑफ द ऑर्गन्स मेंशन इन द डी। तो अगर हार्ट, जैसे डी में हार्ट लिखा है, ब्लड लिखा है, लिम्फ ग्लैंड्स लिखा है, बोन मैरो लिखा है, इनकी कोई और डिजीज होती है और ट्रीटमेंट के लिए कम से कम हॉस्पिटल में 3 लगातार दिन रुकना पड़ेगा। रिक्वायरिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन ए हॉस्पिटल फॉर एटलीस्ट 3 कंटिन्यूअस डेज। या तो सर्जिकल ऑपरेशन हो, और सर्जिकल ऑपरेशन नहीं है तो कम से कम हॉस्पिटल में 3 दिन लगातार रुकना पड़े। इन सारी बीमारियों के नाम दे रखिए। तो सर हमें ये नाम याद करने पड़ेंगे? नहीं, आपको इनका नाम याद नहीं करना है। तो अगर इनका इलाज बॉस दे रहा है, इनका पैसा बॉस दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। तो सारी बड़ी बड़ी बीमारियां देखो सरकार ने नॉन टैक्सेबल कर दी। अब तुम सर्दी जुकाम हो जाता है, किसी को वायरल आ जाता है, उसका भी एग्जम्पशन चाहिए, सरकार उसका एग्जम्पशन नहीं देना चाहती है अदर हॉस्पिटल्स के अंदर। तो अदर्स में जो फुली टैक्सेबल है वो कोई खतरनाक बीमारी नहीं है फुली टैक्सेबल। जो नॉर्मल सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, वायरल हो गया, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारीज हैं इनमें हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए होता है, ऑपरेशन चाहिए होता है, सरकार ने उसको तो तीसरे वाले केस के अंदर भी नॉन टैक्सेबल कर दिया है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, नॉलेज बहुत जरूरी होती है हर बच्चे के लिए। आज से कुछ साल पहले तक जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस था वो एग्जाम्प्ट हुआ करता था 1600 रुपए पर मंथ। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल हुआ करता है। अब 3200 रुपए का एग्जम्पशन मिलता है, लेकिन वो तभी मिलता है जब एम्प्लॉय ब्लाइंड होता है, ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड होता है या डेफ एंड डम्ब होता है। लेकिन उस समय ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसी के लिए भी 1600 रुपए का पर मंथ का एग्जम्पशन मिलता था। और ये जो मेडिकल अदर्स वाला केस दे रखा है मेडिकल फैसिलिटी में, इसमें अप टू 15,000 रुपीज तक का एग्जम्पशन मिलता था। अगर हॉस्पिटल के बिल 15,000 तक होते थे तो नॉन टैक्सेबल होता था। तो 1600 रुपए पर मंथ का मतलब हो गया 19,200 रुपए का एग्जम्पशन ट्रांसपोर्ट अलाउंस में से मिला करता था। और 15,000 रुपए का मेडिकल बिल्स का जो रीइंबर्समेंट होता था वो भी एग्जाम्प्ट होता था। तो अरुण जेटली ने का टोटल किया और वो निकल के आया 34,200। तो अरुण जेटली साहब ने पार्लियामेंट में कहा अब आगे से ये दोनों चीजें मैं फुली टैक्सेबल करूंगा। तो उन्होंने कहा ट्रांसपोर्ट अलाउंस अब एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, फुली टैक्सेबल होगा। और जो अप टू 15,000 लिखा है ये भी फुली टैक्सेबल होगा। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मैंने इसको फुली टैक्सेबल लिखा है यहां पे। लेकिन बदले में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) 40,000 रुपए का, जो अगले साल बढ़ा के 50 कर दिया गया था और तब से 50 चल रहा है। बट स्टेट डिडक्शन जब इंट्रोड्यूस किया गया था तब 40,000 रुपए का था।
और क्यों किया गया था, मैं इसके पीछे लॉजिक दे रहा हूं। उन्होंने कहा था कि मैं 2 बेनिफिट वापस ले रहा हूं, उसका एग्जम्पशन नहीं दूंगा, और मेडिकल ट्रीटमेंट जो अदर हॉस्पिटल्स में होता है उसका 15 का बेनिफिट मैं नहीं दूंगा। तो इन दोनों का बेनिफिट उन्होंने क्या किया, उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन साथ में उन्होंने एक बहुत बड़ा बेनिफिट दे दिया कि हम हर आदमी की इनकम में से 40,000 रुपए इस डिडक्शन माइनस कर देंगे, जो अगले साल बढ़ा के कर दिया गया था 50,000 रुपए का, और तब से लेके अब तक 50,000 रुपए चल रहा है। ये घटना मैंने इसलिए आपको सुना दी कि आप कभी कोई पुरानी बुक देखो या 10 ईयर्स से कर रहे हो, वहां पे 15,000 रुपए का एग्जम्पशन दे रखा हो, तो आप बोलो सर इसमें तो 15 का एग्जम्पशन है, हाँ मिला करता था, लेकिन अब फुली टैक्सेबल हो गया है, और क्योंकि अब इंस्टेंट डिडक्शन का बेनिफिट दिया जाता है। लेकिन इसके साथ में एक बात आपको और नोट लिखवा दूं, वो की बहुत जरूरी नोट है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। पेड बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर ने पे कर दिया तो यह भी नॉन टैक्सेबल होता है। सरकार मेडिकल ट्रीटमेंट को हमेशा चाहती है कि, और हेल्थ इंश्योरेंस को तो वैसे भी प्रमोट करना चाहती है। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, पहले भी हमने 1-2 बार डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि किसी ने अपना 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस करवाया और उसका प्रीमियम पे कर दिया 6,000 रुपए। अब कितना सुकून में आ गया। अब 1 साल तक अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, 1 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ इंश्योरेंस, तो फिर जो 5 लाख रुपए तक के बिल होंगे वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। इसको कहा जाता है हेल्थ इंश्योरेंस। केवल 6,000 रुपए में, केवल 6,000 रुपए में 5 लाख रुपए का, अगर इसको हम 12 से डिवाइड कर दें तो महीने का 500 रुपए आ गया, केवल 500 रुपए आ गया। और इसको भी 30 से डिवाइड कर दें तो आपका डेली का 17 रुपए निकल के आ गया, केवल 17 रुपए डेली का। 17 रुपए डेली क्या होते हैं, एक लेज का चिप्स भी लेते हो, हवा ज्यादा होती है, चिप्स कम होते हैं, उसके अंदर 20 रुपए का आता है। तो अगर फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया जाए तो कोई भी घर में बीमार पड़ता है तो 5 लाख रुपए तक के 10 लाख का करवा लो, थोड़ा ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। जितनी कम एज पे करवा लोगे उतना कम प्रीमियम होगा, जितनी ज्यादा एज पे करवाओगे उतना ज्यादा प्रीमियम होगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम तो कई कंट्रीज ने कंपलसरी कर रखा है, होना ही चाहिए, हर आदमी का होना चाहिए। ट्रीटमेंट मिलना हर आदमी का बेसिक राइट है। आदमी कहता है रोटी कपड़ा और मकान, नहीं, रोटी कपड़ा और मकान, कम्युनिकेशन एंड द हेल्थ। कुछ और भी बेसिक चीजें होती हैं, कम्युनिकेशन हो गया, और आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और आपके लिए हेल्थ ट्रीटमेंट हो गया, ये बेसिक नेसेसिटीज है। हर आदमी के लिए ये अवेलेबल होनी चाहिए और रीजनेबल रेट्स पे होनी चाहिए। तो अगर महंगा है तो कम से कम अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा लो, कम से कम आपको बेनिफिट होगा। और अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपके बॉस ने पे कर दिया तो ये आपके लिए नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। ये सारे बेनिफिट्स तभी मिलेंगे जब आपके एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है या उसके फैमिली मेंबर्स का करवाया जा रहा है। फैमिली मेंबर्स भी बीमार पड़ते हैं तब भी सेम ट्रीटमेंट रहेगा। तो सर फैमिली मेंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है, इसमें लिखा हुआ है स्पाउस एंड चिल्ड्रन। और दूसरे में लिखा हुआ है पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय। अगर स्पाउस एंड बच्चे हैं तो वो डिपेंडेंट हो चाहे डिपेंडेंट नहीं हो। अगर मेरी वाइफ का इलाज मेरा बॉस करवाता है तो सेम ट्रीटमेंट एप्लीकेबल होगा, गवर्नमेंट में नॉन टैक्सेबल, ओन्ड में नॉन टैक्सेबल, अदर्स में टैक्सेबल, सेम ट्रीटमेंट होगा। मेरे बच्चों का अगर सरकार वो बॉस करवाता है तो सरकार ये नहीं पूछेगी वो आप पे डिपेंडेंट है या नॉट डिपेंडेंट है। अगर कहीं एग्जम्पशन लिखा हुआ है तो एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन किसी एम्प्लॉय के पेरेंट्स, ब्रदर्स या सिस्टर्स का बॉस ने करवाया तो एग्जम्पशन जहां जहां लिखा हुआ है वो एग्जम्पशन का बेनिफिट तभी दिया जाएगा जब वो एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। फैमिली मेंबर्स के अंदर स्पाउस के लिए और चिल्ड्रन को हमेशा इंक्लूड किया जाएगा मेडिकल फैसिलिटी के पर्पज से, लेकिन माँ बाप, भाई बहन को तभी इंक्लूड किया जाएगा जब वो एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है, उसको कहा जाता है ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं, और मैंने गारंटी ली इसका मतलब नहीं आएगा, लेकिन एमसीक्यू आने के चांसेस 70 से 80%। एमसीक्यू जरूर आ सकता है क्योंकि फ्रीक्वेंटली आता भी रहा है।
तो मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया के बारे में क्या लिखा हुआ है? इंडिया से बाहर अगर एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर्स, कौन से वाले? जो ऊपर लिखे वो, कोई और नहीं, जो ऊपर लिखे। अगर वो जाते हैं तो 3 खर्चे होते हैं। एक तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है, एक वहां पे स्टे के एक्सपेंसेस होते हैं, बोर्डिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस, वहां रुकने के एक्सपेंसेस होते हैं, और एक आपका ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस। जब कोई पेशेंट जाएगा फैमिली मेंबर में एम्प्लॉय या उसका, तो अकेले तो जाएगा नहीं। पेशेंट अकेले कैसे करेगा? तो साथ में कोई और जाएगा। एक तो पेशेंट प्लस 1 अटेंडेंट। पेशेंट फैमिली मेंबर से होना चाहिए, अटेंडेंट कोई भी हो सकता है। इलाज जो करवाने वाला हो वो एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉय का फैमिली मेंबर हो। जो स्टे एक्सपेंसेस दे रखे हैं, 2 लोग वहां पे रुकेंगे, तो एक तो पेशेंट प्लस 1 अटेंडेंट। और जो मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे वो केवल एक ही के होंगे, पेशेंट के। अब ये नहीं है चलो लगे तो हम भी अपना इलाज करवा लेते हैं, अब इतनी दूर आए हैं, अमेरिका तक आए हैं, चलो हम भी करवा लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। इलाज केवल पेशेंट का ही होता है। वैसे हम इंडियंस इस मामले में काफी माहिर होते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो माँ अपने बच्चे को पूरा दिखा लेती है, उसकी फीस वगैरह पे करके चलते समय, डॉक्टर साहब हमारे भी कभी कभी यहाँ पे दर्द होता है पेट में, एक गोली लिख देना। या डॉक्टर साहब आजकल जी बहुत घबराता है, ऐसा लगता है कि एसिडिटी हो रखी है, सर गोली लिख देना। इस बीमारी के लिए वो अलग से जाएगी तो 500 रुपये फीस उसको पे करने पड़ेंगे। तो बच्चे को दिखा लो, बच्चे की तबीयत खराब है, और चलते चलते एंड में अपनी चलते चलते हर जो रिलेटिव आते हैं छोटी मोटी दवाई तो अपनी पूछ ही लेते हैं। एनीवेज, तो 3 खर्चे होते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, स्टे एक्सपेंसेस एंड द मेडिकल एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेशेंट, जो एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर्स में होना जरूरी है, और 1 अटेंडेंट। स्टे एक्सपेंसेस पेशेंट्स एंड 1 अटेंडेंट, और मेडिकल एक्सपेंसेस पेशेंट। स्टे एक्सपेंसेस सरकार में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है नॉन टैक्सेबल। मैंने फिर कहा सरकार नहीं चाहती है टैक्स लेना, टू द एक्सटेंट परमिटेड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सरकार तो नॉन टैक्सेबल ही करना चाहती है, लेकिन क्योंकि करेंसी इंडिया से बाहर जा रही है, और जब भी करेंसी का एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती है तो क्या पैसा सही जगह खर्च किया गया था? जिस पर्पज से ले गए थे उसी पर्पज के लिए तो आरबीआई से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आरबीआई जितना अलाउ कर देगी उतना आपके लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इनकम टैक्स को दिक्कत नहीं है, इनकम टैक्स हम तो नॉन टैक्सेबल ही करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की बात है इसलिए आप आरबीआई से एक बार पूछ लो, जितना वो अलाउ करेगी उतना हम एग्जाम्प्ट कर देंगे। सर मेडिकल एक्सपेंसेस सरकार टैक्स नहीं लेना चाहती है, नॉन टैक्सेबल टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन सर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हाँ ये सबसे ज्यादा आता है पेपर के अंदर, आएगा तो बाकी दोनों तो आएंगे ही नहीं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आएगा, और मैंने यहां पे लिखा नॉन टैक्सेबल। मैंने लिखा नॉन टैक्सेबल इफ जीटीआई before including such traveling expenses does not exceed rupees 2 lakh। जो आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज हैं वो सरकार कहती है हम नॉन टैक्सेबल करेंगे, लेकिन अगर गरीब हो तो नॉन टैक्सेबल करेंगे, वरना टैक्सेबल कर देंगे। अगर आप ट्रैवलिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हो तब तो हम नॉन टैक्सेबल करेंगे, वरना ट्रैवलिंग टैक्सेबल कर देंगे। तो गरीब की डेफिनेशन क्या मानी गई है? जो जीटीआई है वो 2 लाख रुपए को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 2 लाख रुपीज। उसकी जीटीआई अगर 2 लाख रुपए को एक्सीड नहीं करती है। तो जीटीआई क्या होती है? जितनी भी इनकम होती है उनके टोटल को जीटीआई कहा जाता है। अगर एक आदमी की सैलरी हेड से भी इनकम है और पीजीबीपी हेड से भी इनकम है तो इन दोनों के टोटल को जीटीआई कहा जाता है। अगर वो 2 लाख को एक्सीड नहीं कर रही है तो उस केस में आपके लिए ये नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। इसका इंटरप्रिटेशन ये हो गया, अगर 2 लाख को एक्सीड करेगा तो ये आपके लिए फुली टैक्सेबल हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाता हूं, देखो ध्यान से।
क्वेश्चन केवल इसलिए करवा रहा हूं लैंग्वेज समझ में आ जाए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऊपर वाला पॉइंट आएगा, इंडिया वाला आएगा। अगर क्वेश्चन में दे रखा हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नॉन टैक्सेबल कर देना, ओन बाई हॉस्पिटल नॉन टैक्सेबल कर देना, अदर्स दे रखा हो तो फुली टैक्सेबल कर देना, स्पेसिफाइड डिजीज दे रखा हो तो नॉन टैक्सेबल कर देना। ये केवल एमसीक्यू या थ्योरेटिकली आएगा। तो इसका एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। एक आदमी कहता है सर मेरी बेसिक सैलरी है 15,000 रुपए पर मंथ, तो 15,000 इंटू 12 1,80,000। फिर वो कहता है कि सर मेरा डियरनेस अलाउंस है, और वो डियरनेस अलाउंस मुझे एक साल में मिलता है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए हमने ये लिख दिया। इसके बाद वो कहता है कि सर मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया मेरा हुआ था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। मैंने कहा कौन कौन से खर्चे हुए? उसने कहा सर मेरे 3 खर्चे हुए। पहला खर्चा मेरा हुआ था ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। सर ये टैक्स पे करूंगा नहीं करूंगा? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसने कहा सर मेरा दूसरा खर्चा हुआ था स्टे एक्सपेंसेस, वहां जो मैं रुका था उसका खर्चा हुआ था। मैंने कितना खर्चा हुआ? उसने कहा खर्चा मेरा वहां रहने का 90,000 रुपए का हुआ था। मैंने यहां से माइनस किया, परमिटेड बाई आरबीआई। मैंने कितना आपको आरबीआई ने परमिट किया? तो आरबीआई ने परमिट किया, सपोज करते हैं 85,000, तो ये आपका यहाँ पे 5,000 रुपए लिख दिया गया। इसके बाद मैंने पूछा तीसरा, मेडिकल एक्सपेंसेस भी हुए होंगे? हाँ, उसने कहा वो भी हुए थे, वो 3,50,000 रुपए के हुए थे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, और मैंने कहा कितना परमिटेड किया गया था? उसने कहा परमिटेड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर 3,10,000 रुपए का किया गया, तो 40,000 रुपए ये टैक्सेबल कर दिया। अब उससे मैंने पूछा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने थे? तो मैं यहां लिख रहा हूं ट्रैवलिंग जो एक्सपेंसेस थे वो दे रखे हैं 2,50,000 रुपए। अब ये नहीं पता ये टैक्सेबल होगा नहीं होगा। तो फिर मैंने कहा चलो तुम्हारे वर्किंग नोट्स में चलते हैं। मैंने कहा पहले अपनी ग्रॉस सैलरी निकालो। बोला सर ग्रॉस सैलरी तो निकाल ही नहीं पाएंगे। मैंने कहा क्यों? बोले ट्रैवलिंग का पता ही नहीं। तो मैंने कहा एक्सक्लूडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। आप ये मानो ये आपकी सैलरी में नहीं है, बिफोर इंक्लूडिंग सच एक्सपेंसेस, ऊपर भी लिखा है देखो। तो उसने कहा सर मेरी फिर ग्रॉस सैलरी हो जाएगी 1,80,000 प्लस 10,000 1,90,000 प्लस 40,000 2,30,000 2,35,000 रुपए मेरी ग्रॉस सैलरी निकल के आ जाएगी। तो मैंने कहा इसमें से फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट दे देते हैं। 16(1)(a) के अंदर वो था 50,000 रुपए का। तो उसने कहा सर मेरी जो टैक्सेबल सैलरी निकल के आएगी। उसने कहा सर हालांकि ये सैलरी सही नहीं है मेरी। तो मैंने कहा एक्सक्लूडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तो है ना? उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा लिख लो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये कितनी निकल के आ जाएगी? 1,85,000। मैंने कहा और कोई इनकम? उसने कहा हाँ सर मेरी एक अदर सोर्सेस की इनकम और है। अब मैं तुम लोगों से पूछता हूं कितनी उसके अदर सोर्सेस की इनकम रखी जाए। अगर उसकी इनकम रखी जाए 14,000 15,000 तक, तब तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस उसके एग्जम्प्ट हो जाएंगे। तो चलो मैं यहां पे करता हूं, उसकी वो इनकम दे रखी है यहां पे 14,000 रुपए, तो उसकी ग्रॉस टोटल इनकम जिसको शॉर्ट में जीटीआई कहा जाता है वो हो गई 1,99,000। और क्योंकि एक्सक्लूडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि ये डज नॉट एक्सीड 2 लाख रुपए, इसलिए अब मैं यहां पे इसको हटा के क्या कर देता हूं, इसको हटा के यहां पे डैश लगा देता हूं। क्यों? क्योंकि इसकी जो 199 रुपीज थी, अब इसकी सही ग्रॉस सैलरी पता चल जाएगी। हमें पता चल गया ये एग्जेम्प्ट है। तो 40 और 10 एक 90 और 2,35,000 रुपए। अब ये सही वाली, और इसमें से माइनस कर देंगे 16(1)(a) के अंदर 50,000 रुपए, और इसकी जो टैक्सेबल सैलरी है वो निकल के आ जाएगी 1,85,000। लेकिन मैं कलर चेंज कर रहा हूं, मैं ग्रीन कलर कर रहा हूं जिससे कि बहुत साफ साफ अलग से नजर आए।
मैंने यहां पे कर दिया ग्रीन कलर, देखो ध्यान से। अब मैं यहां पे इस इनकम को कर देता हूं 14,000 की जगह 16,000, तो ये हो जाएगा 2,01,000। अब क्योंकि उसकी जीटीआई 2 लाख को एक्सीड कर गई, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने दे रखे थे? 2,50,000। अब ये पूरे के पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे 2 लाख, सर 250, यस पूरे। तो जीटीआई कितनी हो जाएगी? अब 235 में 250 और ऐड कर दो, और ये हो जाएगी 4,85,000। और इसमें से माइनस करेंगे हम लोग 50,000 रुपए, तो इनकम कितनी निकल के आएगी? 4,35,000 रुपए निकल के आएगी। मैंने केवल ये क्वेश्चन इसलिए करके दिखाया तुम वर्किंग समझ पाओ कि मैं पढ़ाना क्या चाहता हूं तुम लोगों के लिए। तो अदर सोर्सेज में अगर 14 रखता हूं तो उसकी जीटीए 199 तक रही, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को हमने डैश लिख दिया, एग्जाम कर दिया। लेकिन जैसे ही 16 कर दिया तो 2,01,000 हो गई, और 2 लाख को एक्सिड कर गई, तो ट्रैवलिंग फुली टैक्सेबल हो जाएगा। जो अज्यूम किया था हमने 2,50,000 रुपए, तो 2,50,000 रुपए हमने ऐड किया, तो फिर ग्रॉस सैलरी हो गई 4,85,000। 50 माइनस किया तो टैक्सेबल सैलरी निकल के आ गई 4,35,000 रुपए। मेडिकल एक्सपेंसेस पेपर में, ट्रीटमेंट पर पेपर में बहुत ज्यादा आता है, जबरदस्त। जो भी कुछ आपके सिलेबस में है, बल्कि ये नहीं क्या सिलेबस में, जो कुछ एक्ट में दे रखा है मैंने सब कुछ आपके लिए टीच कर दिया। मैं टीच करूंगा लीव ट्रैवल कंसेशन, लेकिन उससे पहले किसी को जरा सा भी डाउट है तो मुझसे पूछ लो आप बेटा। बोलिए, डाउट बोलिए बेटा। आईडीटी की क्लास लाइट की वजह से नहीं हो पाई, लेकिन उसकी टाइमिंग्स 1 घंटा पहले रखी हुई है, इससे टीटीएस में हुआ करेगी 4 to 5। 1 घंटे में काम हो जाएगा। अभी तो 1 घंटे ही लगाया है, बाद में टाइम बढ़ा दूंगा। हालांकि आपका तो कल फेस टू फेस भी चल रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जूम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, जो दिल्ली से बाहर के हैं। तो उन बच्चों की वजह से खास तौर से मैंने वो वाला बैच स्टार्ट किया है आईडीटी का, तो वो बच्चों की वजह से ज्वाइन स्टार्ट किया है। लाइट की वजह से नहीं हो पाया, सैटरडे होगा। तो किसी को अगर जीएसटी भी, कितने सारे मैं ऑप्शन दे के चल रहा हूं आपको, कितना पढ़ाऊंगा बेटा। फेस टू फेस भी पढ़ो, हाउस प्रॉपर्टी भी एक बैच में चल रहा है, यहाँ पे सैलरी करवा रहा हूं, पढ़ो कितना पढ़ सकते हो आप। चलो मैं शुरू करता हूं लीव ट्रैवल कंसेशन एलटीसी। शॉर्ट में कहा जाता है एलटीसी। अगर एम्प्लॉय ड्यूरिंग द लीव ट्रैवलिंग करता है, ट्रैवलिंग या तो अपने होम टाउन जाता है जहां का वो रहने वाला है, या कहीं भी छुट्टियां बिताने के लिए जाता है, और जो भी खर्चा होता है अगर वो बॉस दे देता है, तो इसको कहा जाता है एलटीसी। कंसेशन का मतलब कोई और पे कर दे, लीव का मतलब छुट्टियों में, ट्रैवल का मतलब ट्रैवलिंग करना। तो अगर एम्प्लॉय लीव्स में छुट्टियों के दौरान या तो अपने होम टाउन, अब जैसे कि मैं दिल्ली में जॉब करूं, बरेली का रहने वाला हूं, और छुट्टियों में मेरा बॉस कहता है कि मैं कहता हूं कि मैं अपने घर पे चाय पत्ती के जाना चाहता हूं, बोले जाओ, आने जाने का खर्चा हम देंगे आपके लिए, इसको कहा जाता है एलटीसी, लीव ट्रैवल कंसेशन। ये हमेशा एग्जेम्प्ट होता है, और इसके एग्जेम्पशन का सेक्शन 10 में दे रखा है, बेसिकली 10(5) के अंदर एग्जेम्प्ट होता है। सेक्शन 10 एग्जेम्पशन का सेक्शन होता है, तो इसका सेक्शन एग्जेम्पशन है, ये अलग से सेक्शन 10 में दे रखा है। वैसे तो जो भी एग्जेम्प्ट होता है ये सेक्शन 17 में बता रखा है कि हम इसको नॉन टैक्सेबल करेंगे, लेकिन एलटीसी का जो एग्जेम्पशन होता है वो सेक्शन 10 में दे रखा है, और सेक्शन 10 क्लॉज 5 में दे रखा है कि एलटीसी हमेशा एग्जेम्प्ट होगा। और शॉर्टेस्ट रूट का होता है, शॉर्टेस्ट रूट का मतलब जब आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भर में आपको बताना पड़ता है जर्नी हम कहां से शुरू करेंगे और जर्नी हम कहां पे खत्म करेंगे। तो उस डिस्टेंस का जो भी किराया होता है, बाई एयर जाते हो तो एयर का हो जाएगा, ट्रेन से जाते हो ट्रेन का हो जाएगा, बस से जाओगे तो बस से हो जाएगा। उसके भी रूल्स होते हैं थोड़े से, लेकिन जो रूल्स आपके पेपर में आते ही नहीं है, कभी उनको पढ़ाने से क्या फायदा। हवाई जहाज से जाते तो इकोनॉमी का होता है, ट्रेन से जाते तो एसी फर्स्ट क्लास का होता है। इस तरीके से रूल्स बने हुए हैं कि कितना मैक्सिमम एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलेगा।
लेकिन अभी हमारे एग्जाम के लिए इतना सफिशियंट है कि एलटीसी एग्जाम्प्ट होती है शॉर्टेस्ट रूट की। आपने कहा दिल्ली से हमें मनाली जाना है, तो दिल्ली से मनाली ऐसा नहीं, पहले दिल्ली से यहां घूम लेते हैं, फिर वहां घूम लेते हैं, फिर वहां घूम लेते हैं, और सारा खर्चा बॉस ने दिया, बॉस राजी हो गया और आपको एग्जाम्पशन का बेनिफिट मिल जाए, ऐसा नहीं है। अगर आप दिल्ली से मनाली गए तो एक फॉर्म भरा जाएगा, उसमें ओरिजिन और डेस्टिनेशन लिखा जाएगा, दिल्ली मनाली का जो शॉर्टर डिस्टेंस होगा एग्जाम्पशन केवल उतने पैसे का दिया जाएगा, चाहे बॉस आप पे कितना भी पैसा खर्च कर दे। लेकिन सबसे खास बात क्या होती है बेटा, इसके अंदर ओनली 2 जर्नीज आर एग्जाम्प्ट, ये सबसे खास बात होती है। ओनली 2 जर्नीज आर एग्जाम्प्ट in a block of 4 calendar years। इनकम टैक्स में कैलेंडर ईयर का यूज कहीं भी नहीं है जनरली, लेकिन देखो यहां पे कैलेंडर ईयर्स लिखा और 4-4 साल के ब्लॉक बना रखे हैं जो 1998 से शुरू हो रहे हैं, 1998 से शुरू हो रहे हैं और ब्लॉक ऑलरेडी बना के दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका होमवर्क है, करके आना ही आना है 23। आज भी 17-18 बच्चे बैठे हुए थे और केवल 10-12 बच्चों ने आंसर दिए थे, 5 बच्चों ने आंसर आज भी नहीं दिए थे। वो तो आज मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने ज्यादा बच्चों से पूछा नहीं, वरना मैं पूछता कि बेटा ये आप करके क्यों नहीं लेके, आप करके क्यों नहीं लेके आए। नेक्स्ट क्लास में मैं हर बच्चे से पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपका होमवर्क है, तो देखो यहाँ पे उन्होंने ब्लॉक्स बना रखे हैं 98 से लेकर 2001। ये फाइनेंशियल ईयर नहीं है, ये 98-99 नहीं है, पूरा 98 जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो 1998, 1999, 2000, 2001, फिर 2 से लेके 5, फिर 6 से लेके 9, फिर 10 से लेके 13, 18 से लेके 21। तो एक जैसे कि ब्लॉक है 2018 से लेके 2021, और इस समय जो चल रहा है 2022, 23, 24, 25, 2025। तो इस तरीके से 4-4 साल के ब्लॉक ऑलरेडी बने हुए हैं और एक ब्लॉक के अंदर केवल 2 जर्नीज एग्जाम्प्ट होंगी, ओनली 2 जर्नीज। और ये आपके एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। अगर किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं तो मार्केट में मिलता है 10 ईयर्स, जाके देखो सर सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। 2 जर्नी एग्जाम्प्ट होती है, ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आता है, और एक ब्लॉक, और ब्लॉक आप अपने मन से नहीं बनाओगे, एक्ट में ब्लॉक बने हुए रखे हैं, इन्हीं में 4 में से 2 जर्नी एग्जाम्प्ट होंगी। और 2 जर्नी सरकार कहती है सफिशिएंट भी होती है। 2 जर्नी देखो, ये पर क्यों एग्जाम्प्ट किया जा रहा है, परपच क्या है? सरकार इसको नेसेसिटी मानती है। मैं हमेशा कह रहा हूं जहां पे सरकार ने नेसेसिटी माना वहां सरकार ने एग्जम्पशन का बेनिफिट दिया, और जहां जहां सरकार ने लग्जरी माना वहां पे टैक्सेबल किया। सर्वेंट के लिए टैक्सेबल किया क्योंकि लग्जरी मानती है, कार के लिए टैक्सेबल किया, लग्जरी मानती है, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर के लिए सरकार ने टैक्सेबल किया, आपका खर्चा था आपके बॉस ने किया। मेडिकल ट्रीटमेंट को सरकार ने एग्जाम्प्ट किया, सरकार मानती है कि इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। खाना 50 रुपए पर मील सरकार ने एग्जाम्प्ट किया, सरकार कहती है ऑफिस प्रेमिसेस में अगर काम कर रहे हो 9 से लेकर 5 तक तो खाना खिलाने की जिम्मेदारी बॉस की होनी चाहिए, तो 50 रुपए पर मील का एग्जाम्पशन दिया गया। तो सरकार ने जहां जहां यह माना कि जरूरी है वहां पर एग्जम्पशन का बेनिफिट दिया, और सरकार यह मानती है कि आपको अपनी परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए जरूरी है कि आप कहीं भी घूमने के लिए जाओ। तो आप अगर घूमने के लिए जाओगे, आप शांत रहोगे, थोड़ा सा आपका माइंड अच्छा होगा, फ्रेश से आप काम करोगे। सरकार इसको नेसेसिटी मानती है हेल्थ के लिए भी, इसलिए सरकार एग्जाम देती है। लेकिन फिर कहा जाता है शुगर ज्यादा लेना, कम लेना भी अगर नुकसानदायक है तो ज्यादा लेना भी नुकसानदायक है, और कम लेना तब भी ठीक हो सकता है शुगर के लिए, ज्यादा तो नुकसानदायक होगा ही नहीं होगा। मीठे के शौकीनों तो ये नहीं है कि मिठाई खाते रहोगे आप। सरकार ने कह दिया एग्जाम्प्ट है तो आपने 4 जर्नी, 4 जर्नी, 5 जर्नी, ऐसा नहीं होता है। ओनली 2 जर्नीज आर एग्जाम्प्ट इन ए ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर। लेकिन सरकार ने एक बेनिफिट और भी दिया, इसको कहा जाता है कैरी ओवर कंसेशन। If one journey or both journeys are not performed in a particular block, then
ओनली वन जर्नी, ओनली तो वन में भी वन आएगा तो वन लिख देता हूं, वन जर्नी, ओनली वन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड in the first calendar year of immediate next block। अगर आप सपोज करते हैं 18 से 21 में एक बार भी घूमने के लिए नहीं गई, भैया 50 काम होते हैं और भी काम होता है, और एक बता दूं केवल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एग्जेम्प्ट होंगे। अगर बॉस ने वहां पे रहने खाने पीने का भी दे दिया तो टैक्सेबल हो जाएगा, केवल ट्रैवलिंग एग्जेम्प्ट होगा, केवल स्टेशन से लेके स्टेशन, स्टेशन उतरने के बाद होटल तक का भी खर्चा बॉस ने दे दिया तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। लोकल घूमने केवल ट्रैवलिंग स्टेशन टू स्टेशन। तो मैंने यहां पे आप लोगों को बताया कि अगर सपोज करते हैं 18 से 21 वो एक बार भी घूमने के लिए नहीं गया, 50 काम थे या बाकी खर्चों के लिए ही पैसा नहीं था, या बॉस ने कह दिया इस बार मत जाओ बहुत काम है, तो दोनों बार आप घूमने के लिए नहीं गए या एक बार घूमने के लिए नहीं गए, तो जो इमीडिएट नेक्स्ट ब्लॉक होगा, इमीडिएट नेक्स्ट ब्लॉक, इसका पहला कैलेंडर ईयर, पहला कैलेंडर ईयर, देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है फर्स्ट कैलेंडर ईयर, कैपिटल से लिखा, और वो फिर आगे दूसरा मैंने कैपिटल में लिखा इमीडिएट नेक्स्ट ब्लॉक, इमीडिएट नेक्स्ट ब्लॉक। ऐसा नहीं कोई बात का ब्लॉक, इमीडिएट नेक्स्ट ब्लॉक का भी पहला कैलेंडर ईयर, मतलब केवल और केवल 2022 में अगर तुम एक बार घूमने के लिए चले जाते हो तो वो एग्जम्पशन 18-21 का माना जाएगा, मतलब 22 और 25 के दोनों एग्जम्पशन आपके सेफ पड़े हुए हैं, मतलब 3 जर्नी आपके लिए एग्जाम्प हो जाएंगी। अगर दोनों परफॉर्म नहीं करी थी तब भी एक कैरी होगी, और एक परफॉर्म नहीं करी थी तब भी एक कैरी होगी, कैरी एक ही होगी, कैरी दोनों नहीं करेंगे। तो एक जर्नी इमीडिएट नेक्स्ट ब्लॉक के पहले कैलेंडर ईयर में अगर परफॉर्म कर लेते हो तो हम ये मानेंगे किसी वजह से आप अपनी जर्नी को परफॉर्म नहीं कर पाए थे, इसलिए चलो अब एग्जम्पशन का बेनिफिट ले लो। तो इसका मतलब 22-25 में आप 3 जर्नी के एग्जम्पशन के लिए एंटाइटल हो गए। एक जर्नी वो पिछले साल से कैरी होके आ रही है, और इस ब्लॉक की तो जो जर्नी आपकी पूरी की पूरी सेफ पड़ी हुई। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि फैमिली मेंबर्स की डेफिनेशन क्या है, तो वही जो मेडिकल ट्रीटमेंट में लिखवाई थी, आप इनके संग घूमने जाओ तब एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलेगा, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। लेकिन अगर माँ बाप के संग घूमने जा रही हो, भाई बहन के संग घूमने जा रही हो, तो वो असेसी पे डिपेंडेंट होना जरूरी है। अगर वो नॉट डिपेंडेंट होंगे तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा, उनका खर्चा फुली टैक्सेबल हो जाएगा। अगर डिपेंडेंट होंगे तो उनका खर्चा भी अगर बॉस दे रहा है तो भी एग्जम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन बच्चों के बारे में एक बहुत खास बात लिखी हुई है, 1 अक्टूबर 1998 के बाद के केवल 2 बच्चों के लिए एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद की मतलब किसी के इससे पहले 3 बच्चे थे और 3 बच्चे इसके बाद थे, उसके टोटल 6 बच्चे हैं। 1 अक्टूबर 1998 से पहले 3 बच्चे थे और 1 अक्टूबर 1998 के बाद 3 बच्चे हैं, तो एग्जम्पशन कितने बच्चों का दिया जाएगा? एग्जम्पशन 5 बच्चों का दिया जाएगा, 3 + 2 5 बच्चों का। 1 अक्टूबर 1998 के बाद जितने भी बच्चे पैदा होंगे उसमें से केवल 2 बच्चों का एग्जम्पशन आपके लिए दिया जाएगा, 2 बच्चों का। जो बच्चे पैदा हो चुके ऑलरेडी उनको तो मिल जाएगा, लेकिन बाद के जो बच्चे पैदा होंगे उसमें से केवल 2 बच्चों के लिए बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर पहले बच्चे के बाद सेकेंड टाइम किसी का मल्टीपल बर्थ होता है, पहले बच्चे के बाद किसी का मल्टीपल बर्थ होता है तो उसको एक बच्चा माना जाएगा। मतलब अगर किसी का 1 अक्टूबर 1998 के बाद पहले सपोज करते हैं एक बेटा था और उसके बाद ट्विन डॉटर्स हो जाती हैं,
तो एग्जम्पशन कितने बच्चों का दिया जाएगा? तो एग्जम्पशन दिया जाएगा 3 लोगों का। लेकिन अगर पहले ट्विन डॉटर्स थी और उसके बाद बेटा होता है तो एग्जम्पशन कितनों का दिया जाएगा? तो एग्जम्पशन केवल 2 का दिया जाएगा। अगर पहले बच्चे के बाद मल्टीपल बर्थ होता है तो उनको एक ही बच्चा माना जाएगा, मतलब सबका एग्जम्पशन अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन पहले ही मल्टीपल बर्थ हो गया, उसके बाद बेटा हुआ, तो केवल 2 का मिलेगा एग्जम्पशन। 1 अक्टूबर 98 से पहले सभी बच्चों का मिल जाएगा, इसके बाद के केवल 3 में से 2 बच्चों का एग्जम्पशन मिलेगा। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो सीए की बुक से लिए हैं, आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से लिए हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं, नॉलेज कहीं से भी मिले वहीं से ले लेनी चाहिए। मिस्टर एक्स वेंट ऑन ए हॉलीडे टू दिल्ली विद हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन। बेटे की एज 6 साल है, उसके बाद 2 बेटियां हैं 3-3 साल की। वो फ्लाइट से जाते हैं और टोटल खर्चा बॉस ने किया 68,000 रुपए का। उसमें से 50,000 रुपए एडल्ट के थे, हस्बैंड वाइफ के थे, 18,000 रुपए 3 बच्चों के थे। तो कितना एग्जाम्प्ट होगा ये पूछा गया है। तो 50,000 रुपए तो हम पूरा एग्जाम कर देते हैं, ये तो पूरा एग्जाम हो जाएगा एडल्ट्स वाला। अगर हम बात करें चिल्ड्रन की तो कितना एग्जाम होगा? तो सरकार कहती है आप देखो, पहले एक बच्चा था 6 साल और फिर डॉटर्स 3-3 साल की थी। इसका मतलब पहले बच्चे के पहला बच्चा पैदा हुआ होगा, बाद में डॉटर्स हुई होंगी, तो पहले बच्चे के बाद 3 डॉटर्स, तीनों का मिलेगा। तो इनका एग्जम्पशन कितना हो जाएगा? पूरा 18,000 रुपए इनका भी हो जाएगा। तो एग्जम्पशन 68,000 रुपीज का आ जाएगा। लिए तो 24th क्वेश्चन हो गया, लेकिन 25th उन्होंने बड़ा शानदार डिजाइन किया है। इन द अबव क्वेश्चन विल देयर बी एनी डिफरेंस इफ among his 3 children twin daughters were age 6 years old and son 3 years old? अगर बेटियां 6 साल की हैं और बेटा 3 साल का है, इसका मतलब बेटियां पहले पैदा हुई थी ट्विंस, उसके बाद बेटा हुआ, तो केवल 2 बच्चों को मिलेगा। तो एडल्ट्स का तो अभी भी 50,000 रुपए एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन चिल्ड्रन का केवल 2 बच्चों का एग्जाम्प्ट होगा। तो 18,000 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर 3 बच्चों का 18,000 था तो एक का 6,000 आ गया, तो 12,000 रुपए एग्जाम्प्ट होगा, मतलब 62,000 रुपीज एग्जाम्प्ट होगा। ऊपर में एज देकर उन्होंने हिंट किया, एज देकर पहचानो पहले कौन हुआ, बेटा फिर मल्टीपल बर्थ, तो हम उन तीनों को दे देंगे। लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में पहले बेटियां 2 फिर बेटा, तो क्योंकि 2 बच्चे ऑलरेडी आपके थे, उसके बाद तीसरा हो रहा है, तो केवल 2 बच्चों को बेनिफिट मिलेगा और 62,000 रुपीज का एग्जम्पशन का बेनिफिट दिया जाएगा। ये 2 पर्क मुझे पढ़ाने थे आपके लिए, ये 2 पर्क मैंने पढ़ा दिए, मेडिकल फैसिलिटी और इसको कहा जाता है लीव ट्रैवल कंसेशन। ये 2 पर्क, बस अब छोटे छोटे से कुछ पर्क बचे हुए हैं जिनको कहा जाता है फ्रिंज बेनिफिट्स। इसके बाद सैलरी आपकी 80% पूरी हो जाएगी, 80% अगर आप फ्रिंज बेनिफिट्स और कर लोगे। लेकिन आज मैंने आपको 2 बड़े बड़े पर्क टीच कर दिए, एक को स्वेटिकटिशियस के एफएमबी के बारे में भी बताया, फिर मेडिकल फैसिलिटी मैंने आपको टीच किया, और फिर अभी अभी मैंने फिनिश किया आपके लिए लीव ट्रैवल कंसेशन। किसी को जरा सा भी डाउट है पूछ लो, क्लास में ओवर करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने दिया इसको करके आना, अदरवाइज मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा आप लोगों के लिए, इसके बिना आप आओगे नहीं। क्योंकि इसमें मैंने इंडिया से बाहर वाला भी दे दिया है, इंडिया वाला भी दे दिया है, इंडिया से बाहर वाला भी दे दिया है। तो मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन कम से कम अपने हाथ से आप लोग कर लो। बोलिए, डाउट बोलिए बेटा। सर ये कंफर्म करना था, मुझे पता है सर, आपने बताया था कि सर फिर स्टेशन टू स्टेशन एग्जाम्प्ट होगा ना, ट्रैवलिंग जो करेंगे हम। क्या सर स्टेशन टू स्टेशन जो हम ट्रैवल करेंगे वही एग्जाम्प्ट होगा ना? हाँ बेटा, बुक पढ़ो, बुक पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। ओनली ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन इज एग्जाम्प्ट, लोकल टूरिंग एक्सपेंसेस और कुली एक्सपेंसेस आर फुली टैक्सेबल। ओके सर, बस वही कंफर्म करना था बस। हाँ कोई बात नहीं बेटा, और बोलिए। ठीक है बेटा, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट बेटा।